अब से कुछ ही दिन पहले देश की संसद में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो किसी को भी डरा दे, कलेजा कपा दे। 36,000 छात्रों ने आत्महत्या की है। 36,000 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो देश की जनसंख्या के सामने छोटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत 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 सारे उन सपनों की भी आत्महत्या है जो शायद इस देश का विधान संविधान बदल सकते थे, जो इस देश की किस्मत बदल सकते थे। फिर क्या बड़ी वजह है कि सपने देखते देखते वक्त से पहले आंखें मूंदने का मन करने लगता है। क्या वजह है? क्या वो दबाव है? क्या वो प्रताड़ना है? क्या वो अंदर ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब है जो बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, जो हमारे छात्रों को नहीं मिल रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये दबाव माता पिता की तरफ से भी है उन बच्चों पर, और यही बड़ी वजह है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इस पर आज हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ हैं जो शख्सियत, वो क्योंकि अपने आप में एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, लिहाजा एक हम उस पहलू से भी उन पर बात करेंगे और कई पॉइंट्स को जानेंगे भी उनकी तरफ से। और दूसरा, वो खुद में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हम उस लिहाज से भी जानेंगे कि कहाँ कमी रह गई है सपने देखने और पूरा करने के बीच। ऐसे कौन कौन से वो जो आयाम है वो आ रहे हैं जिन्हें हमारे बच्चे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ है इस वक्त स्वप्निल कोठारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वप्निल जी। धन्यवाद रीमा जी, थैंक यू सो मच। स्वप्निल जी, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट योरसेल्फ, एक शिक्षाविद हैं आप, लिहाजा हजारों हजारों बच्चों से हर साल आप डील भी करते हैं जो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपने करियर पे। ये जो तनाव है ये कहाँ पर शुरू होता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि स्कूल लाइफ में फिर भी कहीं कम है ये तनाव, लेकिन जैसे ही एक वो दौर आता है जहां पर आपको पेशेवर जिंदगी शुरू करने से पहले का वक्त होता है, मोर और एक कॉलेज लाइफ हम कह सकते हैं, वहां पर ये तनाव एकदम से पीक पर आ जाता है। तो इस तनाव की छात्रों में बड़ी वजह क्या है? देखिए, शुरू होता है 10th क्लास के बाद, क्योंकि आज के दौर में किसी भी अच्छे स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में या स्टेट बोर्ड स्कूल में 10th के बाद करियर के प्रति ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है और आईआईटी, जेईई या नीट जैसी या चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी जाती है, जिसमें स्कूल का रोल बहुत न्यूनतम होता है और ट्यूटोरियल्स का रोल बढ़ जाता है। यहीं से प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, यहीं से एक दौड़ शुरू होती है, यहीं से दबाव शुरू होता है, सफल होने का दबाव, सक्सेसफुल होने का दबाव शुरू होता है। और मैं ये कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि माता पिता भी आज के दौर में बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते, वो स्मार्ट बनाना चाहते हैं, बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं। तो अच्छाई और सफलता में सबका एम्फेसिस सफलता के ऊपर है। तो ये शुरू 11th और 12th से होता है और ये सफलता का ही दबाव है, जिससे आगे एक दिन बच्चा जो है वो हार मान ले। बिल्कुल। स्वप्निल जी, क्या ये वक्त के साथ बढ़ा है? क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये तो 2000 से 2021 के 2019 से 2021 के बीच है, जो संसद में रखे गए हैं, सरकार की तरफ से रखे गए हैं। लेकिन ये जो दौर है ये लगातार प्रतिस्पर्धा का दौर है, सपनों का दौर है, हाईटेक दौर है, डिजिटल दौर है, और हर कोई ये चाहता है कि कुछ ही वक्त में वो सब हासिल कर ले, जिसके लिए शायद पहले आम इंसान को कई दशक लग जाते थे उस स्टेज पर पहुंचते हुए जो सफलता की परिभाषा को सामने ला सके। लेकिन अब ये जमाना है कि आप इंस्टेंट कॉफी की तरह या आप 2 मिनट्स मैगी की तरह सफलता को चाहते हैं, और यही बड़ी वजह बन रही है अब साथ ही। देखिए, दुनिया के तमाम सफल लोगों को आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय, क्योंकि ये शब्द आपने प्रयोग किया पहले इसलिए लाजमी है कि मैं इस पर कुछ बोलूं, दुनिया के तमाम सफल को आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चुना। और ये बहुत सरल सी बात है जो बचपन में हमारी माँ हमको सिखाती थी कि बेटा पहले आप आ गए हो स्कूल से, आप खेलने मत जाओ, पहले 2 घंटे होमवर्क कर लो और फिर खेलने जाना। तो वो खेलने जाने को अर्न करना पड़ता था, उसको कमाना पड़ता था, उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती थी, त्याग करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी 2 घंटे, मन मारना पड़ता था 2 घंटे, और फिर हम
खेलने जाते थे, तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन था। लेकिन आज के दौर में आप मैगी की, कॉफी की बात कर रहे हैं, मैं तो योगा के कोर्सेज देखता हूँ जिसको पावर योगा कहा जाता है, और निर्वाण पाने के कोर्सेज देखता हूँ, इंस्टेंट निर्वाण। मैंने तो एक डिजिटल एड देखा जिसमें 3 दिन में निर्वाण की स्थिति में ले जाने का वादा किया गया है। तो आदमी जब निर्वाण भी इंस्टेंट चाहता है और योगा भी पावर वाला, प्रॉब्लम तो फिर लाजमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्वप्निल जी, एक एक बड़ी समस्या ये भी देखी गई है कि हम ये बात करते हैं कि पीयर प्रेशर है या फिर समाज का दबाव है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम पिछले केसेस का हवाला देते हुए, कि माता पिता की तरफ से जो अतिरिक्त दबाव है वो एक बड़ी वजह बन रहा है छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों की, ये कितना चिंताजनक है। क्योंकि आप पीयर प्रेशर से बचा सकते हैं, काउंसलिंग के जरिए आप सामाजिक दबाव से बच्चे को दूर कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर कहीं वो मानसिक प्रतिघात, आघात घर से ही मिल रहा है बच्चे को, तो उसका क्या रिकोर्स है? देखिए, माता पिता प्रोत्साहन में और दबाव बनाने में भेद नहीं कर पाते। फिर उनकी बातें धीरे धीरे थोड़ी ट्रांजैक्शनल हो जाती है कि हमने खुद ने ऐसे जूते नहीं पहने लेकिन तुम्हें ऐसे जूते दिलाए, हमने खुद ने ऐसे कपड़े नहीं पहने लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़े दिलाए, हमने बहुत जीवन में संघर्ष करा लेकिन तुम्हें पलकों पे रखा, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आईआईटी क्लियर करो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करो। इस तरह की बातें विषैली बातें हैं। आप बच्चे को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उसे दिशा दीजिए, उसे स्पष्टता दीजिए। देखिए, आप दो में से कुछ एक ही दे सकते हैं। अगर आप दिशा और स्पष्टता देंगे तो दबाव पैदा ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप दिशा नहीं दे सकते हैं और स्पष्टता नहीं दे सकते हैं तो फिर आप जो दोगे वो दबाव की ही श्रेणी में आएगा। और बच्चे को क्या करना है ये उसे बताने से पहले आपको खुद को ये बात समझनी होगी कि उसके लिए क्या हितकारी है, क्या श्रेयस्कर है। जैसे जैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोग हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो दुनिया को जानना चाहते हैं। जो दुनिया को जान जाएगा उसको दुनिया को बदलने की इच्छा ही नहीं रहेगी। वैसे ही माता पिता को सबसे पहले बच्चे को खुद को पहचानना सिखाना चाहिए। नोइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सबसे पहले बच्चे को समझाना चाहिए आप क्या हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, ये जानो। उसके बाद करियर की दिशा, पढ़ाई की दिशा जो है वो तय होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करेगा। लेकिन स्वप्निल जी, क्या हमारा जो एक मतलब मैं ये लिटरली कहना चाहूंगी कि एक घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बदलाव चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए। हम अभी भी उन किताबी शिक्षा के बोझ में बच्चों को दबा रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग स्कूल से ही, आपने बताया कि 10th ऑनवर्ड ये डिप्रेशन का दौर शुरू हो जाता है, हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात, हम मोरल बिल्डिंग की बात कहाँ कर रहे हैं बच्चे से? नहीं, मोरल बिल्डिंग तो बहुत ही अलग बात हो गई। हम तो उसका मोरल बना हुआ है वो भी तोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम एक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस वो यही कहती है कि आदमी में तनाव और दबाव कब पैदा होता है, जब वो चेरिश किसी और चीज को करता है और करना उससे कुछ और पड़ता है। एग्जैक्टली। एक 28 साल के बच्चे से पूछा, मेरे यहाँ ही पढ़ा था सालों पहले, मैंने बेटा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? उसने कहा मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा मैं इकलौता लड़का हूँ तो पिताजी और मैंने सोचा यही कर लें। मैंने बोला ठीक है, तुम एंजॉय क्या करते हो? उसने कहा मुझे कार डिजाइन करना बहुत पसंद। देखिए मैंने कितनी सुंदर मेरी कार डिजाइन करी, और मैंने देखा वाकई में उसने बहुत सुंदर कार डिजाइन करी थी। मैंने बोला इसमें क्यों नहीं कुछ करते? तो उसने जवाब दिया कि सर मैं 28 साल का हो चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, बच्चा हो चुका है, अब मैं अपने पैशन को लेकर क्या कर सकता हूँ? मुझे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ही करना पड़ेगा। आई एम सो मच इन्वेस्टेड इनटू दिस। यहां प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो दबाव जो बनाया जाता है वो दबाव होता ही इसलिए क्योंकि बच्चा करना कुछ और चाहता है और आप उसे करवाते कुछ और है। ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तो इस ये जो संतुलन बिगड़ रहा है, तेजी से बिगड़ रहा है स्वप्निल जी, माता पिता और बच्चों की सोच में, मैं समाज को तो फिलहाल इस फहरिस्त में ला ही नहीं रही हूँ,
वी आर गोइंग बाय, अगर हम अपने सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी फैक्टर की बात करें तो माँ बाप से ज्यादा करीबी बच्चों का कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर वही नहीं समझ रहे हैं तो फिर मतलब आप किसी और चीज से कोई अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। तो ये जो संतुलन बिगड़ रहा है, ये कैसे ठीक किया जाएगा, क्या आप देखते हैं? क्योंकि आप जो है एक मोटिवेशनल कोच भी हैं, लिहाजा ऐसे कई मामले आप आपके संज्ञान में आते होंगे और आप उनसे डील करते होंगे। देखिए, महत्वाकांक्षा और उत्कृष्टता की आकांक्षा, एम्बिशन को हिंदी में आप दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। रादर देन फ्यूलिंग एम्बिशन, हमें बच्चों में महत्वाकांक्षा को पोषित करने की बजाय उनमें उत्कृष्टता की आकांक्षा को पोषित करना चाहिए। वी शुड प्रमोट द इंटरेस्ट टू परफॉर्म मोर एक्सीलेंटली, एक्सीलेंस के प्रति रुझान हमें बढ़ाना चाहिए उनमें। अगर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेगा, स्ट्रेंथ पर ही काम करेगा, तो आप देखिए वो जो कुछ करेगा उसको एंजॉय करेगा, चेरिश करेगा, उसे दबाव महसूस ही नहीं। पैशन, हर पेरेंट भी कन्विंस है कि बच्चे को पैशन को ही फॉलो करना चाहिए, पर पैशन को पहचाना कैसे जाए। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से माता पिता को कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ बैठें और ये तय करें कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें शरीर थक जाने के बावजूद भी बच्चे के आनंद और ऊर्जा में कमी नहीं होती है। बस वो एक फील्ड आपको ढूंढनी है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें शरीर के थक जाने के बाद भी मन नहीं थकता और ऊर्जा कम नहीं होती, वही बच्चे का पैशन है। किसी ने मुझे कहानी बताई कि कोविड में एक बच्चा बहुत गेम्स फोन पर खेलता था, माता पिता उसे डालते थे, उसी ने जुप्पी जो है वो बनाया। आज जुप्पी जो है वो 5 करोड़ रुपए रोज का नेट प्रॉफिट कमाता है। इट्स अ गेमिंग कंपनी। तो बच्चा अगर अपना पैशन पहचान लेगा तो उसे कभी तनाव और दबाव महसूस नहीं होगा। एग्जैक्टली। एक और मैं सवाल ये जानना चाहूंगी स्वप्निल जी कि एक दौर ऐसा होता है जब आप चाह करके भी पहचान नहीं पाते हैं, या शायद माँ बाप भी किसी ना किसी कारण के चलते उस स्टेज पे नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली पहचान पाए उनके बच्चे की रुचि क्या है, या फिर बच्चा अगर तनाव के दौर से गुजर रहा है तो किससे शेयर करे। हमारे अभी भी ज्यादातर शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं, इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एज वेल, जहां पर अभी भी मानसिक तनाव को, मानसिक अवसाद को बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती है। वहाँ काउंसलर्स नहीं है, वहां पर इस चीज को बहुत गंभीर नहीं समझा जाता है। और यही वजह है कि उन शुरुआती लक्षणों को वक्त पर ना संस्थान पहचान पाता है जहाँ बच्चा है, और शायद माँ बाप भी नहीं पहचान पाते। देखिए, सुसाइडल टेंडेंसी के लक्षण तो दिखने लगते हैं, राइट, और वो बस उस मोमेंट को स्किप करने का प्रश्न है। अगर वो व्यक्ति जब अपने इमोशनल लो में होता है तब अगर उसे कोई सुन ले, संभाल ले, उस क्षण से उसको बचा ले, तो उसका जीवन बच सकता है। और एक बात है, साथ वाले जो हैं वो भी ये सिम्टम्स उन्हें नजर आने लगते हैं, माता पिता को भी नजर आने लगते हैं, दोस्तों को भी नजर आने लगते हैं। तो इसको लेकर एक सोशल अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति अगर भावनात्मक न्यूनतम पर हो, इमोशनल लो पर हो, और वो गरीब बातें करे, तो फिर हमें सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए और उसको सहारा देना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना चाहिए, क्योंकि तो सुनना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। और उसमें धैर्य तब रखना चाहिए जब वो तर्कसंगत बात नहीं कर रहा हो। बस इतना धैर्य आप रख लीजिए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी जानें तो बचा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट शेयर किए हैं स्वप्निल जी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्रों को या फिर उनके माता पिता भी जो ये कार्यक्रम देखेंगे उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें जो हैं वो रहने वाली हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स है जिस पर हम लोगों ने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। बहुत धन्यवाद आज तक डिजिटल से जुड़ने के लिए। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू सो मच।